दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम लोगों का आखिरी चैप्टर है 7th क्लास का और इसमें दोस्तों पढ़ना है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक संगठन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे नए जो राजनीतिक गठन कौन कौन से हुए उसके बारे में मुख्य रूप से जो है इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। और ये कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मानचित्र के बारे में बोल रहा है कि आप मानचित्र 1 और 2 को जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 को मानचित्र दिया है, एक ये है और एक फिर यहाँ पे नीचे दिया है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्या देखने के लिए बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि मानचित्र 1 और 2 को जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मतलब पहले ही कुछ जो है उल्लेखनीय घटनाएं घटी थी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। मतलब जिस तरह से पहले मुगल साम्राज्य था, फिर उस जो है स्वतंत्र राज्य घोषित किए, कुछ राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र जब घोषित कर लिए तो किस तरह से उसकी सीमाएं बदल गई थी उसके बारे में जो है देखने को बोल रहा है। बोल रहा है आप यह भी देखेंगे कि 1765 ईस्वी में एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो 17वीं शताब्दी में यानी 1765 तक एक अन्य से ब्रिटिश सरकार आ जाती है और ब्रिटिश सत्ता, और वो पूर्वी भारत को यानी कि इधर क्या बोलता पूर्वी भारत मतलब असम तरफ पूर्वोत्तर राज्य आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से इधर पूर्वी भारत को जो है हड़प लिया सफलतापूर्वक। और ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। तो 18वीं शताब्दी दोस्तों ऐसी शताब्दी थी जिसमें राजनीतिक परिस्थितियां जो है बहुत मतलब जल्दी से जो है बदल रही थी, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में ही तो वहाँ पे बंगाल वगैरह में जो है आकर के रहने लगे थे ब्रिटिश लोग, जो है अवध वगैरह पर बंगाल पर जो है कब्जा वो लोग करना शुरू कर दिए थे। बोल रहा है कि इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर कहें तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है दोस्तों, देख लीजिए 1707 तक औरंगजेब वहाँ पे शासन किया है। और उसके बाद 1707 से दोस्तों जो है इसकी जैसे ही मृत्यु हुई औरंगजेब की, वहाँ जो है राज्य अपने आप को स्वतंत्र सब घोषित करने लग जाता है और वहाँ की सत्ता कमजोर पड़ जाती है। और फिर जो है उसी का फायदा उठा करके जो है ब्रिटिश सरकार यहाँ पे घुसता है, ठीक है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो उस मृत्यु हुई थी तब से लेकर के 1761 तक जो है पानीपत की जहाँ पर लड़ाई हुई है 1761 में, तब तक इस अध्याय में जो है चर्चा किया जाएगा, यानी 1707 से लेकर के 1761 तक की, ठीक है। अब बोल रहा है इसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न राजनीतिक शक्तियाँ, तो इतने दिनों में इतनी सालों में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ यहाँ पे मतलब उत्पन्न हुई, पैदा हुई, कैसे कैसे चला राज सरकार फिर, तो उसके बारे में इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इस मानचित्र को देखिए और इस मानचित्र को देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाहौर है, तो ये देखिए जग गया, यहाँ पे लाहौर है, देख ले। यहाँ पे पानीपत, दिल्ली, जयपुर, यहाँ पे जोधपुर है, इधर गुजरात है, इधर मालवा, भोपाल, बड़ोदरा है। फिर मुर्शिदाबाद यहाँ पे देखिए बंगाल में है, मुर्शिदाबाद। फिर देखिए अवध में लखनऊ है, फिर भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, मालवा आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इधर दोस्तों देख लीजिए एक मराठा था, तो यहाँ पे पूना भी है और यहाँ पे हैदराबाद है, ठीक है, और यहाँ पे हैदराबाद भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा जो है 1700 तक, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, दे रहा है 1700 में, ये मतलब 1700 में ऐसा था। अब देखिए 18वीं शताब्दी में किस तरह से हो जाता है। 18वीं शताब्दी में दोस्तों देखिए यहाँ पे तो लाहौर तो है, सिख है भी, यहाँ पे लखनऊ, अवध है भी। यहाँ पे देखिए बंगाल और मुर्शिदाबाद भी है, लेकिन बिहार है, ढाका, कोलकाता सब है। और दोस्त यहाँ पे देखिए मराठा यहाँ पे था, यहाँ पे है, सब कुछ वैसा ही है। हैदराबाद यहाँ पे था, है ना, दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे ये जो है मानचित्र, वो मानचित्र है 1700 ईस्वी का। मतलब 1700 ईस्वी में इस तरह से मतलब व्यवस्थित हो, वहाँ पे सब कुछ जो है व्यवस्था के अनुसार चल रहा था, संचालित हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ दिया है कि पूर्वोत्तर भारत कौन पड़ेगा, ये भारत है हमारा। तो
ऊपर उत्तर पड़ेगा, नीचे दक्षिण पड़ेगा, इधर पश्चिम पड़ जाएगा, इधर पूर्वोत्तर है तो इधर पूर्वोत्तर राज्य पड़ता है। ठीक है, तो इधर से जो है ब्रिटिश सरकार घुसना शुरू कर दिया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे रहा होगा, दे रहा है कि ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र आते थे। जो ये इस तरह से हाईलाइट किया गया है ना क्षेत्र, इसमें वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए थे 18वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तरी सरकार कहा जाता है कि इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, आंध्र प्रदेश की तट होती है समुद्री तट, उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है उत्तरी सरकार, और यहाँ पे देखिए ये बंगाल में पूरी तरह से जो है मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, बिहार, पटना तक, जो यहाँ पे बनारस तक चला आया है। कौन नियंत्रण, ब्रिटिश का नियंत्रण जो है चला आया है। ठीक है, और फिर यहाँ इधर से उत्तरी सरकार भी पर भी जो ये लोग नियंत्रण किए हुए हैं। तो 18वीं शताब्दी तक कुछ इस तरह से इसका जो है लोकेशन हो जाता। और इसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ पे राज्य जो है मुगल के बाद जो है स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से जो यहाँ पे ब्रिटिश का नियंत्रण हो जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है मुगल साम्राज्य और पूर्ववर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। तो कैसे संकट की स्थिति थी, क्यों जो है मुगल साम्राज्य अंत हो गया, क्या संकट वहाँ पे आया था, और उसके बाद राज्य क्यों जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए, क्या कोई नया राजा नहीं बन सकता था, कोई नया वंश नहीं आ सकता था, ऐसा क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, उसकी संकट क्या थी, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बोला कि अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारण से हुआ था। तो दोस्तों उसका जो मतलब सफलता की जो कारण था हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमको उसकी संकट के बारे में पढ़ना है मुख्य रूप से। बोल रहा है बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 ईस्वी में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। तो दोस्तों दक्कन में लड़ रहे थे औरंगजेब 1679 ईस्वी में, तो बहुत उन्होंने खर्च कर दिया था संसाधन। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी थी। तो उनके जो उत्तराधिकारी थे उसके शासनकाल आते आते उसकी जो कार्य की कुशलता थी वो समाप्त होने लगी थी, और मनसबदार के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। तो अब वो लोग वहाँ का जो शक्तिशाली वर्ग थे, मनसबदार, जो जमींदार थे, मनसबदार, तो ये सबों को जो है अब बस में रखना कठिन हो गया था। ठीक है, वो लोग बस में नहीं रहते थे, अपने मन का जो मन में आ रहा था कर रहे थे। तो फिर कैसे क्या करेगा सरकार। ठीक है, तो आज इन जनता कोई भी सरकार की बातों को नहीं माने तो क्या करेगा आखिर। ठीक है, कोई कोई जनता नहीं सपोर्ट करता है, आदमी अपनी सरकार को तो सपोर्ट करते हैं, कोई कोई जनता नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत सारी जनता विरोध में भी होते हैं, तो उससे ज़्यादा जनता सपोर्ट में भी होते हैं। तो इसी कारण हमारा मतलब सरकार चल रहा है। अगर मतलब सपोर्ट से ज़्यादा जनता विरोध में अगर आ जाए तो सरकारें वहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे करा है कि ये लोग को मतलब बस में रखना कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखने वाले जो थे कौन थे, राजस्व और सैन्य प्रशासन, सभी जो है सूबेदार रूप में जो है नियुक्त किए गए थे, सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिए गए थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गई थी। तो ऐसा हम लोग पहले भी पढ़े थे कि क्या करते थे वहाँ पे राजा लोग, कि सूबेदार को ही राजनीतिक और प्रशासनिक जो है पद पर नियुक्त करते थे, कि तुम ही जो है यहाँ पे देखो, जो बड़े बड़े लोग होते थे ना उन्हीं को नियुक्त करते थे अच्छे पदों पर। तो उसका भुगतना पड़ा उन लोगों को, वो लोगों को सारा चीज़ मिल गया, उधर पद भी मिल गया, इधर जमींदार भी है तो शक्ति और भी बढ़ गई। तो इसी कारण से वो लोग जो है अपना बस में, वो लोग उसके बस में रहना चाहते नहीं थे। वो लोग तो अपने मतलब उन लोगों को अभिमान हो गया था कि हम लोगों को तो पास तो इतनी सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो मतलब सूबेदार रहते हुए भी उसके पास उतने सारे पद दे दिए गए थे, यही था शक्ति का मुख्य कारण। और फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिए। बोला जैसे जैसे सूबेदार ने प्रांत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। तो फिर देखिए ये लोग जब अपने प्रांत पर खुद ही नियंत्रण कर रहे हैं तो फिर कहाँ से राजस्व देंगे। राजस्व जो है वहाँ की जो कर है राजधानी पहुँचने ही नहीं दिए जाते थे, और राजधानी का तो मुख्य रूप से राजस्व भी इन्हीं लोगों को दिया गया था, राजस्व वाला, और ये लोग पहुँचने ही नहीं दे रहे थे मतलब। तो फिर क्या करते। बोल रहे उत्तरी और पश्चिमी भारत में अनेक हिस्सों में हुए जमींदार और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्या को और भी गंभीर बना दिया था। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों ने के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। मतलब कभी कभी जो था
कर के भार के विरुद्ध भी किए गए, और लेकिन कभी कभी लोग शक्ति के कारण भी किए थे, ठीक है, कि हमारी शक्ति जो है सुदृढ़ हो जाए। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक और संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया, जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। तो औरंगजेब को जो उत्तराधिकारी थे इस बदलाव को नहीं रोक पाए। वो मतलब कि सीधा तौर पर कहिए तो सूबेदार वगैरह को, अपनी जनता को जो है बस में नहीं कर पाए, ठीक है। तो अच्छे उनका भी कुछ मतलब रहा होगा उतना, मतलब क्यों वैल्यू उतना नहीं दे रहा है जनता। आखिर सरकार की भी तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तभी ना जनता उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही है जितना उसको मतलब होना चाहिए। पहले औरंगजेब तो संभाल रहे थे, और औरंगजेब के उत्तराधिकारी होंगे, कुछ मामलों में ऐसा होंगे जो मतलब जिसकी वजह से वहाँ पे नहीं संभाल पा रहे हैं। कुछ तो जनता के यहाँ पे गलती थी, लेकिन कुछ सरकार की भी गलतियाँ होगी। बोला भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। बोला एक तत्कालिक लेखक के साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया गया है। तो क्या बोलते हैं वहाँ पे उस समय में, देखिए बोल रहे हैं कि बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए हैं, मतलब उनको कोई सहाय नहीं, वो लोग निर्धन हो गए। अब उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, जैसे कि वही किसान अपने ऋणदाता के बस में रहते हैं जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपने फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। तो कुछ इस तरह से वहाँ पे हालात हो गया था कि मतलब देखिए यहाँ पे साफ बोल रहा है कि प्रशासन जो है मतलब पूरा तरह से चकनाचूर हो गया था कि मतलब यद्यपि किसान अपनी फसल तो जो है फसल से सोना बटोर रहे थे, लेकिन बड़े जमींदार को जो यहाँ पे उसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था उनके जमीन का। वो लोग कैसे रख सकते हैं बड़ी सेना। बोला अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे पीछे चलते हैं, घुड़सवारों के जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे वो लोग, ठीक है। तो इस तरह की वहाँ पे स्थितियाँ पैदा हो गई थी। बोल रहा है इस आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हुआ कि जब मुगल साम्राज्य यहाँ पे हटा, मुगल साम्राज्य का सत्ता जब कमजोर पड़ा, तो सबसे पहले ब्रिटिश नहीं आया, सबसे पहले ईरान वाला आया, ठीक है। ईरान के शासक था, ईरान के शासक का नाम था नादिर शाह, ठीक है। तो नादिर शाह आता है 1739 में, 40 नहीं 39 याद रखिएगा, 1739 ईस्वी में, और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और वहाँ से खूब लूटता है, ठीक है। ऐसे भी तो भारत को सोने का चिड़िया कहाँ ही जाता था, पूरा लूटा नादिर शाह ने। बोला नादिर शाह के आक्रमण के बाद अब क्या होता है, नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। तो देखिए अब धीरे धीरे सब मतलब कि देखा हिसकी आक्रमण करेगा, लूट के जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब पहले ईरान वाला लूटा, ठीक है, नादिर शाह। अब अफगान के शासक आ गए हैं, उनका नाम क्या है, अहमद शाह है, और उन्होंने भी लूटा, ठीक है, उन्होंने भी आक्रमण किया, लूटा। उसने कब किया, 1948 या 71 में। पहले कौन किया, ईरान ने 1700 कब किया था, 39 में। अब 48 में कर रहे हैं कौन, अहमद शाह, अफगान शासक है। तो बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। मतलब इन्होंने 5 बार किया, ईरान तो एक ही बार करके छोड़ दिया 1739 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने अहमद शाह ने 5 बार लूटा। 1748 से लेकर के 1761 के बीच कुल 5 बार इन्होंने जो है उत्तरी भारत पर आक्रमण कर करके जो है लूटपाट मचाई थी भारत में, ठीक है। अब बोल रहा है कि नादिर शाह का दिल्ली आक्रमण। तो नादिर शाह कहाँ के थे, राजा पता है ना, ईरान के थे, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है दिल्ली पर आक्रमण करके के लूटा था, ठीक है। तो इनके बारे में देखिए कुछ जानते हैं। हो रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालिक प्रेक्षकों के ने किया है। उनमें से एक थे मुगल कोष ने से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। तो किस तरह से लूटा था इसको बता रहा है। बोला है 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के
लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। और जैसे तख्ते ताउस या म्यूरा सिंहासन, तो ये सब लेकर के चले गए थे नादिर शाह, ठीक है ना। वो कहाँ के थे? ईरान के थे। तख्ते ताई हो गया, तख्ते ताउस हो गया, फिर मयूर सिंहासन हो गया। ये सारा चीज़ जो है लेकर के वो लोग चले गए थे कि जिसका मुकाबला जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। बेशकीमती सामान जो है दिल्ली से सारा चीज़ उठा करके ले गए नादिर शाह, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो कभी मालिक थे, एक अन्य वृत्तांत दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव का वर्णन मिल रहा है यहाँ पे। बोल रहा है जो कभी मालिक थे अब बड़े दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को अनेक कोनों में खींच कर बाहर निकाल दिया गया, दौलतमंद को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग तब कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे थे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वो भी अब बेघर हो गए थे। तो देख रहे हैं कितना बदलाव हुआ है। नया शहर जो शाहजहानाबाद अब मलबे के ढेर बन गया था, और नादिर शाह ने अब शहर को पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ का सारी की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। तो नादिर शाह इतना तबाह किया था। सबसे पहले नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था, ईरान का शासक था, ठीक है, जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ा था। ये बात याद रखिएगा। और आक्रमण किया कब था? तो 1739 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद अफगान के शासक अहमद शाह आते हैं और 1748 से लेकर के 1761 ईस्वी तक कुल 5-5 बार जो है आक्रमण करते हैं। अब बोल रहा है कि सरदार के साम्राज्य पर अब और से दबाव तो पड़ ही रहा था, सब ओर से मतलब दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजात के विभिन्न समूहों ने पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। अब बाहर से तो लोग आकर के यहाँ पे मतलब कर ही रहे थे लूटपाट, लेकिन अभिजात वर्गों ने भी जो है वहाँ पे क्या प्रतिद्वंदिता मतलब कर दी अपने में ही, ठीक है। तो वो भी कमजोर बना दिया था। अभिजात वर्ग दो बड़े गुटों में बट गए थे, एक ईरानी थे, एक तुरानी थे, ठीक है। मतलब तुर्क के निवासी को तुरानी बोल रहा है, तुर्क के जो मूल निवासी थे, एक ईरानी थे। बोल रहे काफी समय तक पूर्ववर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों का कठपुतली बने रहे। मतलब कभी पहला का कठपुतली, कभी दूसरा का, इस तरह से बना रहा। फिर बेहद अपमानजनक की स्थिति तब पैदा हो गई जब मुगल बादशाह फर्रुखसियार 1713 से लेकर के 1719 में और आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर के 1759 ईस्वी में हत्या की गई थी। और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को अनेक अभिजातों ने अंधा कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि अभिजात वर्गों के यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे काफ़ी समय तक पूर्ववर्ती जो मुगल साम्राज्य था वो एक दूसरे के हाथ में रहा, कठपुतली बना रहा, ठीक है। और 1713 से लेकर 19 तक शासन किए थे बादशाह फर्रुखसियार। उसके बाद आदमगीर द्वितीय कर रहे हैं कब? 1754 से 1759 के बीच, सॉरी 1754 से 1759 के बीच, ठीक है, शासन किए थे। और इन दोनों की जो है हत्या करा दी जाती है, ठीक है। और दो अन्य बादशाह जो थे अहमद शाह थे, जो कहाँ के थे पता है ना? 1748 से 1754 तक ये जो है दिल्ली पर शासन कर चुके थे, ठीक है ना। तो इनको भी जो है और शाह आलम द्वितीय को भी जो है अभिजात ने क्या किया, अभिजात वर्गों ने क्या किया, इन लोगों को जो है अंधा बना दिया, ठीक है ना। तो देखिए 2 लोगों को मार दिया है, फिर 2 लोगों को अंधा बना दिया, तो लोग गलत किया है। अन्य राज्यों का उदय अब कैसे होता है, धीरे धीरे नए नए राज्य का उदय, उसको बारे में पढ़ना है। बोल रहा है कि मुगल सम्राटों ने का सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों का सूबेदार और बड़े जमींदार ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों को अपनी शक्ति का प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। पहला अवध है, दूसरा बंगाल है और तीसरा हैदराबाद है, ठीक है। तो इसको 3 परस्पर बिहारों में बांटा जा सकता है। ये लोग मतलब स्वतंत्र हो गए थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। जैसे ये राज्य जो पहले मुगल प्रांत के थे, हालांकि इस राज्यों के शासन अति शक्तिशाली थे और वे काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे, मतलब औपचारिक संबंध तो उन्होंने नहीं तोड़ा, लेकिन मतलब बहुत जो है लोग मतलब स्वतंत्र हो गए थे अपने आप में, ठीक है। ऐसे राज तो मुगल के पुराने शासनकाल के में वतन के जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरे श्रेणी में
मराठा थे, सिख थे, जाट के राजा आते थे। मतलब तीसरा जो श्रेणी था उसमें क्या क्या था, कई राजपूत प्रदेश थे, उसके बाद फिर सिख, मराठा और जाटों का भी एक राज था। ये विभिन्न प्रकार के थे और उन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों की स्वतंत्रता छीन कर ली थी। ठीक है, तो उन्होंने मुगल की जो स्वतंत्रता छीन ली थी, मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके। पुराने मुगल प्रांत कैसे थे, तो पुराने मुगल प्रांत में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बिहार आ रहा है, अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो ये 3 ही प्रमुख थे। ये तीनों ने राज्य मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन 3 राज्यों के संस्थापक थे कौन? अवध के संस्थापक थे सर आदम खान, और उसके बाद बंगाल के शासक थे मुर्शिद कुली खान, और तीसरा जो है हैदराबाद के संस्थापक थे आसफ जाह। तो ऐसे व्यक्ति थे, 3 अलग अलग व्यक्ति जो यहाँ पे अपने राज्य को जो है स्वतंत्र घोषित किए थे। तो किनका था? शाह आदम खान। अवध को कौन घोषित किया था स्वतंत्र, किसका हाथ था? यही है शाह आदम खान। उसके बाद मुर्शिद कुली खान जो है, मुर्शिद कुली खान बंगाल के हैं। उसके बाद फिर हैदराबाद को आसफ जाह। ठीक है, तो इन 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, जिनका मुगल दरबार में जो ऊंचा स्थान रहा था। इन्होंने फिर मतलब ऊंचा स्थान रहने के ही तो कारण राजनीतिक आर्थिक स्थिति का जो है ज्ञान था कि मुगल साम्राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस कमजोर पर ये मतलब सब कुछ ज्ञान था, और उस होने के कारण ही अपने आप को जो ये लोग स्वतंत्र करते हैं। बोरा मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था, तो इन लोगों पर इनका भरोसा विश्वास था मुगल साम्राज्य को, लेकिन ये लोग विश्वासघात करें यहाँ पे। आसफ शाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि आदत खां को जात का दर्जा 6,000 था। तो सोच रहे हैं यहाँ पे इसको 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था मुर्शिद कुली खां को भी और आसफ जाह को भी। ठीक है, तो फिर भी इन्होंने विश्वासघात किया वहाँ पे, और 6,000 जात जो है यहाँ पे मिला हुआ है शाह आदम खां को। ठीक है, जो अवध को जो है वहाँ पे स्वतंत्र घोषित किया है। अब आ जाते हैं हैदराबाद पर। हैदराबाद को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। देखिए, बोल रहा निजाम उल मुल्क आसफ जाह, इसका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जाह। ठीक है, तो इन्होंने 1724 से लेकर के 1748 तक जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, और मुगल बादशाह फरूख सियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। तो शक्तिशाली तो था ही, उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदार सौंपी गई थी, और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। पहले अवध का सूबेदार हुआ, फिर दक्कन का कार्यभार इसको दिया गया। फिर 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह का पास मतलब पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र के वास्तविक शासन बन गया। तो मतलब फिर वो वहाँ पास का शक्तिशाली सदस्य था, तो इसको सब कुछ पता चलते रहता था। ठीक है, सूबेदार था पहले अवध का, फिर उसके बाद वहाँ दक्कन का कार्यभार संभाला, तो इसको सब कुछ मतलब धीरे धीरे पता था। प्रांत में सूबेदार की वजह से आप लोगों को सब कुछ पता रहते रहता था। तो हम जो उपद्र होने लगा था उसका पता इसको चला, फिर प्रतिस्पर्धा था उसका भी पता चला, तो इन्होंने फिर उसका ही फायदा उठाया और फिर वहाँ अपना वास्तविक शासन, खुद का शासन स्थापित कर लिया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत में लाया था, और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। तो मतलब आसफ शाह अपने लिए कुशल सैनिक और प्रशासक के उत्तरी भारत से लाया। तो मतलब ये क्या क्या उत्तरी भारत से प्रशासक ला रहा है, फिर वहाँ से दक्षिण में नए अवसर पाकर वे खुश हैं। उसने मनसबदार नियुक्त किया और उन्हें जागीर प्रदान की, मतलब जागीर मतलब वही जमीन वगैरह। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मतलब आप ये क्या कर रहा है कि सेवा अभी भी कर रहा है मुगल सम्राट का, लेकिन फिर उसको दिल्ली से कोई मतलब नहीं रह गया है। वो दिल्ली से नहीं सहायता लेता है, नहीं दिल्ली से उसको कोई मतलब है, और नहीं दिल्ली का राजा इसके काम में हस्तक्षेप कर रहा है। और मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से किए गए नियमों को पुष्टि कर दिया करते थे। तो ये इसको आप पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र में के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायक के साथ युद्ध में सदा संलग्न रहा।
रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रों उत्पादन धन संपन्न क्षेत्र का पर अपना निमंत्रण नियंत्रण जो है प्राप्त करके महत्वाकांक्षा रखता था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि वस्त्र जो उत्पादक धंधा था उस पर ही अपना नियंत्रण जो है रख लिया वहाँ पे। पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर इस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक गई थी। ठीक है। निजाम की फौज, हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन है यहाँ पे। निजाम के पास कुल 400 हाथी की सवारी है। ये दोस्तों 1790 का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा। बोल रहा है निजाम के पास कुल 400 की जो है हाथी की सवारी थी और उसके पास कई हजार घुड़सवार रहते थे। एक अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए दरबारों का संकेतन जो है वेतन 100 रुपया मिलता था। ठीक है। अब आइए हैदराबाद के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम लोग अवध के बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है बुरहान उल मुल्क शाह आदम खान। तो इनका नाम है बुरहान उल मुल्क शाह आदम खान। तो इन्होंने 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था और मुगल सम्राट का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। कौन? अवध। अवध एक समृद्ध शादी प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी बिहार और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग इसी से होकर के गुजरता था। तो उत्तर भारत का और बंगाल का जो है दोनों का व्यापार मार्ग जो है इसी से होकर के गुजरता था। बोल रहा है बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथों में ले ली थी और सूबे की राजनीतिक विधि और मतलब सैनिक मामलों का एकमात्र कार्यकर्ता यही थे। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों जो जमींदारियों को नियुक्त किया था मुगल, उसकी संख्या में कटौती कर दी थी ताकि हमारा प्रभाव जो है वहाँ पे बन सके। उसने जागीरों के आकार को भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया और जहाँ पे स्थान था वहाँ पे अपने सेवकों जो है वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। और जागीर को जो इन्होंने जागीर के आकार को भी मतलब कटौती कर रहा है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खाते व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया था। उसने अनेक राजपूत जमींदार और रुहेलखंड के अफगानों को उपजाऊ कृषि भूमि को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये है देखिए शाह आजम खान। ठीक है, बुरहान उल मुल्क शाह आजम खान यही फिगर दे रहा है इनका। ठीक है ना, देख लीजिए। तो यही थे अवध के सूबेदार। तो वहाँ पे दोस्तों अफगानों के जो रुहेलखंड की जो थी भूमि और अफगानों की थी उपजाऊ भूमि को जो अपने राज में मिला लिए थे और राज ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज राजस्व का ठेका सबसे ऊपरी बोली जाने वाली इजारेदार को देता था। सबसे ऊंची बोले जाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता था और स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम में भुगतान की गारंटी देता था। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दी गई थी कि तुम जिस तरह से चाहो वहाँ पे एकत्र कर सकते हो कर। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप साहूकार और महाजनों जैसी कई अन्य सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऐसा करने लगे थे पहले जैसा कभी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आइए बंगाल के बारे में कुछ देख लेते हैं। बोल रहा है बंगाल के बारे में कि मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो मुगल नियंत्रण से अब बंगाल धीरे धीरे अलग हो गया। किसके नेतृत्व में? मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। तो मुर्शिद कुली खां बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार की प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बने थे, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल के मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारित का आदेश दिया। सभी जिम्मेदार की बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदार को महाजनों और साहूकार से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व के भुगतान नहीं कर पाते उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। तो मतलब कर चुकाने के लिए इसको जमीन बेचना पड़ रहा है, तो सोच लीजिए। बोल रहा है इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदार को काफी बदलाव आया। राजा और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में
जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। तो एक साहूकार का घराना के बारे में दे रहा है जगत सेठ, ठीक है। तो जगत सेठ की साहूकार है उसके जो घराना है वो अत्यंत समृद्ध हो गया था उस काल में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अर्दी अली बर्दी खां के कुछ दरबार में यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से यहाँ पे इसका दरबार, और यहाँ पे लोग जनता का गुहार लगा रहे हैं, ठीक है। तो अली बर्दी खां का यहाँ पे दरबार दे रहा है। बोला यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें इसमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती। तो क्या है? प्रथम, यदि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। मतलब जागीरदार व्यवस्था को लोग जो है हमेशा जो है यहाँ पे संदेह की दृष्टि से देखा करते कि वो लोग ठीक नहीं है। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। मुगल जैसे कर प्राप्त करते थे वैसे लोग नहीं करते थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों जैसे हैदराबाद, अवध और बिहार ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदार के साथ ठेका कर लिया था। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी। तो देखिए इजारेदारी की प्रथा मुगल के नापसंद थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ लागू किया था, ठीक है। अब बोल रहे 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी, और तथापि देहात के उसके प्रभाव को क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इस सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा समान लक्षणीय था कि उसमें राज और धनी महाजनों और वाणिज्य जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। दोनों के बीच संबंध होने लगा था, ठीक है। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने और इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत और बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उसकी जोतों से मतलब उसको जोत करके अपने खुद के कारिंदों को के जरिए कर वसूल करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकार और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई थी। तो पहले देखिए आप उधार दे रहा है, उधार में क्या दे रहा है? बदले में जमीन दे रहा है, ठीक है। और जमीन पर से जब तक को तुम उधार रखे वो उस जमीन पर अपना जो है खेती वगैरह करके वहाँ से उपजाएगा, मतलब उससे ही कर वसूलेगा वो लोग, ठीक है। अब बोल रहा राजपूतों की वतन जागीरी। यहाँ पे देखिए बोल रहा बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था के विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। तो बहुत से जो घराने थे जो अंबर और जोधपुर के थे वो लोग मुगल साम्राज्य के जो सेवा में तत्पर रहे थे, मतलब सेवा किए थे बहुत सालों तक। तो बोल रहा है कि सेवा में सेवारत रहे थे, बदले में उन्हें अपनी वतन जागीर के प्राप्त स्वायत्त के आनंद लेने की अनुमति भी मिली थी, ठीक है। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण विस्तार करने के लिए उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे। तो अब 18वीं शताब्दी में इनको ऐसा मौका मिल नहीं रहा है। बोल रहा है जोधपुर के एक राजा हैं अजीत सिंह ने मुगल दरबार को गुटिया राजनीतिक में अपने पैर फंसा दिए। तो उन्होंने क्या किया? ये राजनीतिक में जो है अपना पैर फंसा दिया। इस प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सुबेदार को जो है दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदार और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा के सूबेदार मिल गई थी। तो सूबेदार का इन लोगों ने दावा किया। जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने गुजरात में सूबेदारी ले ली, और जो अंबर के जो राजा थे मालवा, उन्होंने सूबेदारी अंबर के जो राजा थे मालवा, उन्होंने क्या किया कि जय सिंह जो है सूबेदारी कहाँ के ले लिए? मालवा की सूबेदारी ले लिए। तो बासी जहानदार शाह ने 1713 ईस्वी में इन राजाओं को इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों में कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का भी कोशिश की थी, और जोधपुर घराने में नागौर को जीत लिया। जोधपुर घराना क्या किया कि नागौर को ही जो है जीत लिया था, ठीक है। उसने अपने राज को मिला और नागौर को जीत करके अपने राज में मिला लेता है। दूसरी ओर अंबर ने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो देखिए जोधपुर नागौर को मिलाया तो फिर ये क्या हो गया? अंबर, और अंबर बूंदी को मिला रहा है। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित करता, और 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी उसको। किसको? सवाई राजा जयसिंह को, जो कहाँ का था? मतलब यहाँ का जोधपुर का नहीं था, यहाँ का था, अंबर का था, ठीक है। अब बोल रहा है कि 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजबाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया था, और इसने मतलब जिसने उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया।
मतलब ये क्या किया गया कि यहाँ पे दबाव इन पर डालना शुरू हो गया था, फिर आगे विकास नहीं हो पाया। और यहाँ पे देखिए कुछ दे रहा है, बोल रहा है कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज्य, ये पढ़ रहे हैं, अधिराज्यत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। और राणा प्रताप 1572 में उदयपुर और मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। और राणा के पास राणा के पास मुगल अधिराज्य को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। तो राणा साहब वहाँ पे कभी भी मतलब समझौता नहीं किया, अपने निर्णय पर दृढ़ निश्चय रहे और वो सफल रहे। और राणा प्रताप दोस्तों 1572 में जो है उदयपुर और मारवाड़ के क्षेत्र में नियंत्रण कर रहे थे और एकमात्र ऐसे राजपूत शासक थे जिसने जो है मतलब मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी। ठीक है, तो राणा साहब के बारे में याद रखिएगा। तो ऐसे तो अभी राणा साहब के बारे में सब कोई जानता है। अब ये आगे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ दे रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। कई राजपूत सरकार ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए और जो सत्ता के केंद्र में बने रहे। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य रचनाओं के में नगर हो गया, महल हो गया, मंदिर, व्यापक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और कई इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, बावरी जैसी कई जल निकाय भी बनाए गए थे। ठीक है, तो ये राजस्थान चित्तौड़ का किला का एक चित्र दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे आइए, अब आगे दोस्तों बोल रहा है जयपुर का राजा जयसिंह। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है, जयपुर का 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। तो 1732 का फारसी वृत्तांत है, बोला राजा जयसिंह अपने सत्ता का चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 वर्ष या 6 वर्ष के लिए मालवा के सूबेदार रहे। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर के नर्मदा नदी तट तक जो है फैला हुआ था जयसिंह का। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए जयपुर में जंतर मंतर, जंतर मंतर कहाँ में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो बोलिए जंतर मंतर जो है दिल्ली सॉरी जयपुर में है। और ये इसका फिगर दे रहा है, देखिए जंतर मंतर का। तो जंतर मंतर दोस्तों इस तरह से कुछ गलत मत सोच लीजिएगा, इस तरह से इसका फिगर दे रहा है, देखिए जंतर मंतर यही है। ठीक है, जो जयपुर में पड़ता है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी के 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया है। और जंतर मंतर का नाम के से विख्यात इस वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो खगोलीय अध्ययन के लिए वहाँ पे कई उपकरण रखे गए हैं जंतर मंतर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में। तो इसका फिगर एक दे रहा है, मेहरानगढ़ किला का जोधपुर में, ये देख लीजिए। ठीक है, मेहरानगढ़ किला है जो जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर कहाँ पड़ता है आपको पता है, जोधपुर राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आज़ादी हासिल करना। तो आज़ादी कैसे हासिल किया, सबसे पहले सिख को देखते हैं। बोल रहा है कि अध्याय 8 में आपने पढ़ा था कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना के पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल राजवंशों के खिलाफ एक नई लड़ाइयाँ लड़ी थी। और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़ करके अपने शासन को सार्वभौम बताया और सल्तनत तथा यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को उन्होंने अपने प्रशासक की स्थापना की। पर 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उन्हीं को मार दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि खालसा पंथ का एक स्थापना होता है 1699 में। ठीक है, और ये करते कौन है, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 708 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बंदा बहादुर नेतृत्व में। तो बंदा बहादुर आता है, उसके नेतृत्व में फिर खालसा आगे चलता है। ठीक है, और चलता है तो फिर दोस्तों उनको भी जो है 1715 में बंदी बना करके 1716 में जो उनको भी मार दिया जाता है। और उन्होंने क्या किया पता है, बंदा बहादुर जब आए तो उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी जो है वहाँ पे चलवाए थे। ठीक है, अब आगे बोलिए, आगे बोल रहे हैं 18वीं शताब्दी में नई योगी नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। ठीक है, पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। मिसलों में इन जत्थों और मिसलों को संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो मतलब इन दोनों का जो संयुक्त सेना होती थी, दोनों साथ में जो सेना होती थी उसको दल खालसा कहते थे। ठीक है, उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। ठीक है, तो अमृतसर में लोग मिला करते थे कब, दिवाली वगैरह कोई पर्व आया है तब। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे और जिन्हें गुरमता मतलब गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की
राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो मतलब देखिए, ये देखिए राणा प्रताप सिंह का दोस्तों राणा प्रताप महाराजा रणजीत सिंह का तलवार है। देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रहा है, ये तलवार का फिगर देखिएगा, ठीक है ना। तो ये कौन है, रंजीत सिंह का, ठीक, रंजीत सिंह का। और ये दोस्तों 10वें गुरु गोविंद सिंह का दे रहा है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का फिगर दे रहा है। सिखों ने यहाँ पर राखी व्यवस्था स्थापित की थी, और राखी व्यवस्था स्थापित उन्होंने कैसे की, तो पता है, उन्होंने किसान की उपज का कह रहा था कि 20% तुम हमको दो और फिर हम तुमको संरक्षण करेंगे, मतलब तुमको सहायता करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए शिवाजी का फिगर दिया है, ठीक है। आइए पहले इधर पढ़ लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और शासन उसके भाग्य में था। राज करेगा खालसा, ठीक है, राज करेगा खालसा। उसने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरसिंह के सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सरदार गढ़ करके सार्वभौम शासन को पुनः मतलब घोषणा किया। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बांदा बहादुर के समय में खालसा के उपदेशों पर पाए गए थे। तो उन्होंने भी मतलब उत्कीर्ण करवाया था ये सिक्के पर। बोला 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके हिंदू से यमुना तक फैल गया, ठीक है। और अब सिख जो इलाका है वो अब कहाँ तक फैल गया है, यमुना तक फैल गया। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। उनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सिख मतलब शामिल होकर के अपने फिर से लाहौर को 1799 में जो है बना लेते हैं राजधानी। अब यहाँ पे दोस्तों तो देखिए थोड़ा सा क्या दे रहा है, 17वीं शताब्दी में के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज का उदय हुआ और वहाँ उसका शुरुआत होता है, जिसने से अंततः एक मराठा राज की स्थापना हुई। और शिवाजी का जन्म की बात करें तो 1630 ईस्वी में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव का मार्ग निर्देशन से शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। जावली पर कब्जे में उन्हें मावाला पठार का अविवादित मुखिया बना दिया गया था। उसने जिनसे उनके क्षेत्र विस्तार को एक पथ प्रशस्त हुआ। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों से उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथे और देशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक सूबेदार मराठा राज्य का नींव रखा था, ठीक है। तो इतना चीज था शिवाजी के बारे में। अब आइए थोड़ा सा मराठा के बारे में जान लेते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासक का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी बात करें तो शिवाजी 1727 से लेकर के 1780 तक थे। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार को सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मतलब कुणबी जिनको कहते थे मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए एक सैन्य बल का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों का एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री आज के जिसको कहते हैं तो पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। और पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। तो पुणे भी मराठा की जो है राजधानी बना। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया था। तो पेशवा कौन जो प्रधानमंत्री की तरह काम करते थे, उनकी ही देखरेख में एक संगठन स्थापित किए उन्होंने। उनकी सहायता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों से मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमन आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग हल्ला वगैरह नहीं करते थे, जहाँ मुगल का था वहाँ से सीधे निकल जाते थे और शहरों पर धावा बोलते थे। बोल रहा 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो गया था। उसने सेना और काफ़ी सफलतापूर्वक मतलब धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक
पूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों ने छीन लिए गए। और देखिए 1720 से 1761 तक ये लोग ऐसा किया और 1720 में ही गुजरात और मालवा जो है मुगल से छीन लिया गया था। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति को रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही क्षेत्र में चौथे और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार मिल गया। तो देखिए चौथा और सरदेशी कर क्या होता है, इसको वसूलने का अधिकार मिल गया था, तो ये जान लेते हैं थोड़ा सा। चौथा कर क्या है, जमींदार द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% जो होता है चौथा कर होता है। दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे, ठीक है। तो अब इनको हक हो गया था वहाँ पे क्योंकि कब्जा कर लिए थे ना। और क्या सरदेश मुखी कर क्या होता है, तो दक्कन में कुछ राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा सर्वदेश मुखी होता है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे वसूलने का इन लोगों का हक हो गया था। अब बोल रहा है कि 1337 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी हुई। तो उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेश तक फैल गए थे। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उन्हें भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी, ठीक है। तो देखिए मराठा के साथ हुआ 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था और अन्य शासकों में से मराठा का जो कोई सहायता नहीं मिला था। बोल रहा है यहाँ पे कि अंतरहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभाव प्रशासन का व्यवस्था किया और जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठा का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, फिर इसी को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया, जिससे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले और मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने की संसाधन जो है मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठा द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेली में के क्षेत्र में उत्पादन जो रेशमी वस्त्र थे, मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिल गया, तो रेशमी वस्त्र का नया बाजार पुणे में बना दिया गया था। बुरहानपुर अगले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ बोल रहा है बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्ला के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे और राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त था उनको और वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात मतलब पुर्तगाली के खिलाफ सैन्य अभियान भी जो है जाने जाते थे, सैन्य अभियानों के खिलाफ भी जाने जाते थे। अब देखिए जाटों के बारे में दे रहा है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अगर पढ़ लीजिए। आज वीडियो शायद लगभग 1 घंटा का हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अब छोड़ेंगे नहीं इसको हम। हमारा आज राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता से मतलब सुदृढ़ की थी। उसने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली की पश्चिमी के क्षेत्र पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित किया था। 1680 के दशक तक आते आते उसका प्रभुत्व दिल्ली तथा आगरा के 2 शाही शहरों के बीच क्षेत्र में होना शुरू हो गया था। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे और क्या थे, कृषक थे। अनेक प्रभाव क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र यहाँ पे बन गए थे। सूरत मल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली की कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ले ली थी और नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 3000 सैनिक थे। उनके 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए थे, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और अन्य सबके बलबूते पर मुगलों से लड़ा।
ठीक है। तो इसका बेटा भी जो है यहाँ पे लड़ा। जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैलियों में बनाया गया था, वहीं दिग में जाटों ने अंबर और आगरा को शैलियों का समन्वय किया था। मतलब समन्वय मतलब आपस में जोड़ देना। और एक विशाल बाग महल का निर्माण किया था। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, वह दिग की इमारत उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दे रहा था, इसको तो दोस्तों इसको नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठ पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 63 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया था, जो आज जो है राजस्थान में पड़ता है। सूरतमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण का हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरतमल ने कई किले और महल बनवाए थे, जिसमें भरतपुर के प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो लोहागढ़ का शिला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिग राजमहल का समूह दे रहा है। इस तरह से ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया है दोस्तों। और बांग्ला गुम्बद को यहाँ पे ये है, मुख्य सभा भवन है कौन, बांग्ला गुम्बद। अब दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। थोड़ा सा अन्यत्र के बारे में देखते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या है, देख रहे हैं आप लोग। धीरे धीरे हम लोगों को इधर विश्व इतिहास के ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा सा ये देता है। ठीक है। बोला 18वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। तो ये सही बात है। पहले जो सरकार के कार्य में हिस्सा नहीं लेते थे लोग। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने देखिए अमेरिकी क्रांति कब हुआ था, 1776 से 81। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 से 94। ठीक है। अब बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों, शिल्पकारों ने पादरी गण और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसका मानना था कि समाज में किसी भी समूह का जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, बल्कि लोगों को सामाजिक स्थिति की योग्यता पर निर्भर रहनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाव भी दिया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। जो प्रजा थे उसको नागरिक में बदल डाला। नागरिकता राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों में भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक जो है जड़ पकड़ी। तो इस तरह से दोस्तों यह फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ थोड़ा सा था। तो आप यहाँ पे देख लिए हम लोग ये चैप्टर दोस्तों कि आज लास्ट था। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो भी गया है आज। तो आज भर दोस्तों लास्ट था 7 क्लास का, हिस्ट्री ख़त्म हो गया है हम लोगों को। और दोस्तों देखिए 8 क्लास का अगर इस तरह से नहीं हो पाता है तो हम फास्ट पढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे। 8 क्लास से कोशिश करेंगे कि हले हले मतलब धीरे धीरे पढ़कर ही आप लोगों को समझा कर पढ़ाएं और हम उसको 2 पार्ट में कर दें एक चैप्टर को, तो ठीक रहेगा। ठीक है। हमको लगता है कि कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि जल्दी जल्दी पढ़ा करके मैं 15 मिनट में 50 मिनट में जो है 40 मिनट में ही वीडियो ख़त्म कर देते हैं। इतना पेज कराता है कोई, जैसे शुरू वाला पेज पर आप समझा पाते हैं, फिर लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फिर जल्दी से उसको खींचते हैं। तो कोशिश करेंगे, अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर कोशिश करेंगे कि आगे से 2 पार्ट में कर दें। ठीक है। अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए भी ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे करके ही पढ़िए, कोई बात नहीं है। आपके पास समय बहुत है। ठीक है। समय नहीं है इससे अच्छा अभी भी पता चल गया कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। ठीक है। लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी समय है, अभी बहुत समय है। ठीक। तो ठीक है, आप लोग ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।